Namaskar, hello, and a very warm welcome to this 5-day, 5-hour online live interactive series on promoting healthy lives, preventing deficiencies, diseases, and developmental delays. I'm Tanvi Khurana, and this is an amazing series going on which started from 17th of August and will continue till 21st of August. हम इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं और हमने यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में बात की है। हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस पर डिस्कशन की। डिसीज़ किस तरह से हो सकती हैं, चाहे वो स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, या फिर हाइट एंड वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ओबेसिटी हो, जो बच्चों में आजकल नज़र आती है पर नहीं होनी चाहिए। सो उसी के बारे में ये पूरी सीरीज़ है। एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी डेली लाइफ्स में। बच्चे हैं आपके आसपास तो आप उनकी लाइफ्स बेटर बना सकते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ्स प्रमोट कर सकते हैं। एट द एंड वी ऑल नो दैट द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. So this series, do watch. If you have questions, if you have queries, आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप हम तक बेझिझक पहुंचा भी सकते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं who will be more than happy to answer all your doubts because this program is free for everyone. It's open to everyone. आप एक पेरेंट हैं, एक टीचर हैं, एक एजुकेटर हैं, काउंसलर हैं, आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आप इस प्रोग्राम को लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? I'll let you know in this program itself. Towards the end of the program, I'll show you a website और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप इस प्रोसेस को पूरा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। सो देयर इज़ अ दीक्षा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम एक कोर्स का लिंक अपडेट करेंगे 31st of August को, एंड विन दैट यू कैन एनरोल, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। चाहे तो आप दीक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दीक्षा वेबसाइट पर भी जाकर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और उस कोर्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको मॉड्यूल्स देखने हैं, 5 दिन के 5 प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे और उन्हीं के बेसिस पे एक असेसमेंट भी आप तक पहुंचाया जाएगा। इफ़ यू एनरोल योरसेल्फ, बी अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट and you score more than 70%, then you will be getting a participation certificate as well. तो बहुत सारी बातचीत होगी and I am really excited for today's program because we are entering into the day 3 of this program where we are going to discuss the topic developmental delays from early identification to timely intervention. Yes, दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर डे 3, यानी कि विकासात्मक विलंब प्रारंभिक पहचान से समयबद्ध हस्तक्षेप तक। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातचीत आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर किसी भी डिसीज़, किसी भी डेफिशिएंसी को अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसकी जब टाइमली इंटरवेंशन हो सकती है, डायग्नोसिस हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, तो बच्चा हेल्दी भी रहेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल एज और वेट के हिसाब से होगी। So, we are going to talk about this in detail. If you have questions, queries, be a part of this program. आप चाहे तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dai.ie@ciet.nic.in. Apart from this, you're watching us on our special PM eVidya DTH channel number 31. Yes, this is a special ISL channel, channel number 31. And this is an inclusive program. So, we are making it even more inclusive for all of you. हमारे साथ 2 इंटरप्रेटर्स मौजूद हैं जो आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से इस पूरी बातचीत को पहुंचाएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। Let me please introduce both of you. We have Anushka and Dev with us. At this moment, you're watching Anushka on your screens and another interpreter, Dev, would be joining very soon.
So, apart from this, you're also watching us on our YouTube handles. There are two YouTube handles, which is NCERT Official and NCERT Events. In the live section, you can write down your queries, your questions within this program, and we'll definitely try to take them up. Now, let me please introduce you to our guests for today. Our first guest is Dr. Amrita Sahai. Ma'am, a very warm welcome. Namaskar. Namaskar. Ma'am is an assistant professor in clinical psychology from IBHAS, that is Institute of Human Behavior and Allied Sciences, New Delhi. And my next guest is Miss Pushpa Madwal. Ma'am, a very warm welcome to you as well. Namaskar. Namaskar. Ma'am is a senior resource educator from Saksham, Noida. So I welcome both of you once again in this conversation, and we are definitely going to talk about a lot of things. I have a lot of queries in my mind. So without further ado, let's begin with Amrita ma'am, you, shall we? Sure. Okay, so let's discuss a little thing about developmental delays. Although we have touched upon developmental delays in the first day itself, but we would like to know more from you. So what exactly are developmental delays, और ऐसे कौन से factors हैं जो developmental delays की वजह से हम cause करते हैं? Would you like to share more details? थैंक यू तन्वी जी. सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डेवलपमेंटल डिले एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, प्रॉब्लम है जो अक्रॉस द ग्लोब हमें देखने को मिलती है. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3 to 15% ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड विद दिस, एंड अमंग 3 to 15%, 7% दे में डेवलप अ कंजेनाइटल एनोमलीज. तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें बच्चे को देखने को मिलती है. एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स dynamic transaction between biological factors and the environment. So these are the developmental delay. Developmental delay को थोड़ी और भी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि significant delay in achieving age expected norms within one or more of the following domains. अब क्या है, बच्चे के साथ हम एक किसी भी डेवलपमेंटल एज में बच्चे की एज एक्सपेक्टेड नॉर्म्स हैं जो बच्चे को अचीव करनी होती है. सबसे पहले है ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि अगर 1 साल में बच्चा चलना सीखता है और फाइन चीज़ों को करना सीख रहा है तो ये सब सारी चीज़ें उससे आ रही हैं. दूसरा है स्पीच एंड लैंग्वेज. उसके बाद आती है कॉग्निशन एक हायर मेंटल एबिलिटी होती है जो बच्चे को समय के साथ डेवलपमेंटल फेज के साथ में उसे अचीव करना होता है. एंड द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बहुत छोटे उम्र में बच्चे के लिए बच्चा कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को इंटरैक्ट करता है, उसके प्रति कैसा संवेदना रखता है, ये सब चीज़ों की डेवलपमेंट उससे एक्सपेक्टेड की जाती हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग. हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि वो उठना बैठना चलना खाना पीना ड्रेसिंग कोम्बिंग ब्रशिंग टॉयलेटिंग सारी चीज़ों को वो कर ले. तो ये एक एज नॉर्म्स के साथ में उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं और बच्चे को उससे अचीव करना है. डेवलपमेंटल डिले तब है जब ये एक या एक से ज़्यादा बच्चे में वो नहीं होती है, वो अचीव नहीं कर पाता है. अब डेवलपमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल अर्थात एवरेज लेवल पे वो चल रहा है बच्चा, थोड़ी सी डिले हो रही है तो बॉर्डर लाइन है, डिलेड या स्लोअर देन नॉर्मल है. और कई बार बच्चे में डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन कुछ उसके साथ साथ वो डेविएंट या एबनॉर्मल पैटर्न भी वो डेवलप कर लेते हैं, तो उसे भी देखना और समझना ज़रूरी होती है. जैसा कि आपने पूछा कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, तो अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं, ऐसे रिस्क हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं और साइंटिस्ट रिसर्चर इन्होंने इसको स्टैब्लिश कर लिया है, इसके कारण को स्टैब्लिश कर लिया है. जैसे डाउन सिंड्रोम है 21 ट्राइजोमी बोलते हैं, और इसमें अगर बच्चे से कुछ ऐसी आ गई तो अगर बच्चे के साथ में इस तरह की चीज़ें आ गई तो वो देखने को मिलती हैं. कुछ है हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्क हैं. बायोलॉजिकल रिस्क
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे के विदिन क्या है, मतलब बायोलॉजी विदिन द चाइल्ड, तो उसमें क्या आ रही है, एंड एनवायरमेंटल रिस्क जो एनवायरनमेंट में है। हो सकता है उसकी कुछ भी ऐसी चीज़ें दिक्कत नहीं आ रही हो, बायोलॉजिकल नहीं आ रही, लेकिन एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है वो पूरी तरह से नहीं दी गई है, तो बच्चे में वो डेवलपमेंटल या विकासात्मक देरी हो सकती है। अब कॉजेज़ को अगर देखें तो इसको मोटे तौर पे 3 चीज़ों में बांट सकते हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। पेरीनेटल, जब बच्चा जन्म नहीं लिया, वो माँ के गर्भ में है, अब माँ का स्वास्थ्य कैसा है उसका भी असर बच्चे के विकास पे पड़ता है। क्या उनका खाना पीना, कहीं माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो गया, मदर को कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई जिसका असर उसके बच्चे पे पड़ रहा है, कोई इंजरी, एक्सीडेंट, ये सब की शिकायत तो नहीं रही है। अब एज जो कही जाती है कि 18 to 35 ईयर्स के बीच में गर्भ धारण करने के एक सही अवस्था, सही उम्र है। अगर 18 साल से पहले कर रहे हैं तो दिक्कत ये है कि उसमें जो महिला है उसका शरीर खुद ही विकसित नहीं है, तो उससे होने वाले बच्चे को प्रभावित कर सकता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि मदर है वो प्रॉपर चेकअप ना कराई हो, उसे किसी तरह की शिकायत हुई है और उसके बाद वो पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जैसे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ एबॉर्शन, ट्विंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पहले जो बच्चा हुआ है उसको कोई जेनेटिक ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, मिसकैरेज है, प्रीवियस बर्थ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस रही हो, प्री मैच्योर बर्थ, बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हुआ हो, RH इनकम्पेटेबिलिटी और एक्सपोजर टू एक्सरे केमिकल्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये अगर मदर ले रही है तो इसका भी प्रभाव उसके बच्चे, होने वाले बच्चे पे पड़ता है। अब आते हैं पेरीनेटल कॉजेज़, जन्म के कुछ दिन पहले और जन्म के दौरान। अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, बच्चे का जो बर्थ क्राई है वो डिले है, बच्चे को समय पे ऑक्सीजन पहुंचना था उसके ब्रेन को नहीं पहुंचा, तो उससे कई बार ऐसी होती है कि जो बच्चे को इन्फेक्शन है वो लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। पिंक कलर इज़ द साइन ऑफ हेल्दी बेबी, लेकिन अगर बच्चे का कलर बिल्कुल नीला पड़ गया या येलो हो गया तो ये इंडिकेशन है कि उसे किसी तरह की इन्फेक्शन की संभावना है। कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रही हैं या फिट्स या एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये देखा गया है कि ये डेवलपमेंटल डिले को के महत्वपूर्ण कारण हैं, या फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। अब आते हैं पोस्टनेटल में बच्चे को कहीं मम्स, मिज़ल्स, रूबेला या कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है जिससे उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, जो इसके ओवरऑल ना केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करते हैं, या कोई हेड इंजरी हो गई हो, टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस बच्चे ने लिया हो, तो ये एक कहीं ना कहीं उसके विकासात्मक जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं, और ये एक मुख्य कारण मानी जाती है। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत सारे फैक्टर्स बताए। हम जानते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट विमेन हेल्दी रहेगी तो उनका बेबी भी हेल्दी रहेगा, पर ऐसी बहुत सारी प्रिकॉशंस होते हैं जो उस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि बेबी भी हेल्दी रहे और उनके ज़रिए बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैम आपने हमें प्री नेटल कॉजेज़ बताए, पोस्ट नेटल कॉजेज़ बताए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक बच्चे की आम जिंदगी के बारे में हम बात करें और उनकी ग्रोथ और उनकी लर्निंग के बारे में बात करें, तो क्या ये जो डिलेज़ हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, क्या ये उनकी डेली लाइफ हैम्पर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिले है वो बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट कर सकता है। कैसे हो सकता है कि उसकी डेवलपमेंटल डिले है और डिले को नज़रअंदाज कर दिया गया, तो उसमें हो सकता है बच्चे की जो कॉग्निशन है, मानसिक क्षमता है, वो भी कम, वो भी प्रभाव उस पर आए की हो सकता है, जो एवरेज है एवरेज से कम हो। अब उसके साथ अगर बुद्धि की कमी हो रही है, समझने की कमी हो रही है, तो आप देखेंगे कि बच्चा स्कूल तो जा रहा है लेकिन वो किसी चीज़ को एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जब वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, लेकिन उसके पहले जब
पेरेंट्स देख रहे हैं घर में, तो कई बार स्पीच एंड लैंग्वेज, बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा, अपने शब्दों को नहीं बता पा रहा, लैंग्वेज नहीं बना पा रहा, सेंटेंस नहीं बना पा रहा, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी होती हैं। अब मोटर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल मोटर कोऑर्डिनेशन, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे में इस तरह की चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं कि बच्चा ग्रुप में तो जा रहा है, लेकिन ग्रुप में जाने के बाद में भी वो चीज़ों को खेलने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ नहीं होने की वजह से वो साथ में नहीं खेल पा रहा है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट किस में, जैसा हमने ग्रॉस एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में बताई, तो वो उसमें पिछड़ सकता है और जो ओवरऑल उसको दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावे जो बच्चा है वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए डेवलपमेंट का सही स्तर पे होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर बच्चा थोड़ा सा डिले है, अगर उसको पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो हो सकता है आपने सारी चीज़ें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद एकेडमिक में इश्यूज़ हो रही है क्योंकि कॉग्निशन है, लेकिन हो सकता है कि उसको अपनी चीज़ों को संभालना नहीं आता हो, अपने कपड़े ठीक से करना ना आता हो, अपने टॉयलेट के लिए बताना ना आता हो, अपनी ज़रूरत जैसे उसे खाना है, पीना है, उस चीज़ों में भी वो निर्भर हो रहा है अपने एज के एक्सपेक्टेड एज के बाद में भी। तो ये एक काफ़ी प्रभावित करने वाली चीज़ है। और दूसरी है उसकी, इन सब चीज़ों की वजह से उसकी पुअर सोशलाइजेशन भी देखी जाती हैं। और अगर ये रहा, अगर समय पे इस पे ध्यान ना दिया जाए, तो इसमें हो सकता है कि उसको कुछ और भी दिक्कत, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। मैम, हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम अब ज़रा अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, और टीचर्स और पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं, जिससे कि ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं, डिलेज़ हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सके, और नहीं चाहते कि आगे बढ़े और बच्चे को नुकसान करे। सो पुष्पा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से साइंस हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स आसानी से समझ सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है एक अप्रोप्रिएट एज से जुड़े हुए, उनका बच्चा वो ईजीली मीट कर रहा है। मैम जी, जैसा कि अमृता मैम ने बताया कि डेवलपमेंटल डिले क्या है और डिले कौन कौन से एरियाज़ में हो सकता है, उसके कॉग्निशन को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी मोटर स्किल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, और उसके सोशल एबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, और जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा उतनी जल्दी हम बच्चे के लिए इंटरवेंशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाएंगे। सो सबसे पहले बच्चा, मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का रोल होता है सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चा ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो अगर जैसे कि बात की गई माइलस्टोन्स की, कि इतनी एज में बच्चा बैठ पाता है, इतनी एज में बच्चा साउंड्स की तरफ रिएक्ट करता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो एक्सपेक्टेड माइलस्टोन्स कि 3 महीने में बच्चा टर्न कर सकता है अपनी जगह से और साउंड्स को रिएक्ट करता है, अपनी मदर को पहचानता है, उसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, अगर बच्चा इस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रहा है, होल्डिंग, ग्रास्पिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो ज़रूर नोट डाउन करें और किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसी तरह से जैसे कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं बच्चे को पहले और वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है या सीखी हुई स्किल्स को भूल जाता है, कम्युनिकेशन में मुश्किल हो रही है कि उसको जितने अप्रोप्रिएट वर्ड्स एक एज तक आने चाहिए वो उसमें उसको बाधा हो रही है कम्युनिकेट करने में, वो उतने वर्ड्स को पिक नहीं कर पा रहा है, उतनी वोकैबुलरी उसकी नहीं बन पा रही है। तो इस स्टेज में भी हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन की हम बात कर चुके हैं कि अगर उसका कम्युनिकेशन कम होगा, उसकी मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो उसका सोशल इंटरेक्शन भी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चे का कम रहेगा और सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो जाएगा। अगर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, जैसे अनयूजुअल मूवमेंट पैटर्न्स हैं, बच्चे को वॉकिंग में डिफ़िकल्टी है, सिटिंग में डिफ़िकल्टी है, जैसा कि मैम ने पहले ही डिस्कस किया, स्पून होल्डिंग में डिफ़िकल्टी है, स्पून को मुंह तक ले जाने में डिफ़िकल्टी है। तो इस तरह से ये
कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखने चाहिए। और अगर इस तरह के कुछ इश्यूज़ बच्चे के साथ आते हैं तो पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को या टीचर्स को ये कंसर्न ज़रूर रेज़ करना चाहिए और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चे को आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हम भेज सकते हैं। और स्क्रीनिंग किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी सेटिंग में हो सकती है। होम सेटिंग में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब बच्चा स्कूल में आ गया है, मान लीजिए पेरेंट्स ने कई बार नहीं आइडेंटिफाई कर पाए चीज़ों को, या आइडेंटिफाई किया भी तो शायद इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें उतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जब बच्चा स्कूल में आया तो टीचर के नोटिस में आया कुछ चीज़ें, तो टीचर वहाँ पर पेरेंट्स को साथ लेकर होम विजिट्स कर सकती है, उसको प्ले एरिया में उसको ऑब्ज़र्व कर सकती है बच्चे को, उसको ईटिंग, उसकी ड्यूरिंग ईटिंग टाइम वो ऑब्ज़र्व कर सकती है बच्चे की स्किल्स को। इस तरह से अलग अलग सेटिंग्स में बच्चे को ऑब्ज़र्व करके उसे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम से जोड़कर पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो भी बच्चे का ध्यान रख रहा है उसके साथ क्वेश्चनर के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछकर, कुछ चेकलिस्ट को एडमिनिस्टर कर वो वहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, स्क्रीन कर सकती है। स्क्रीनिंग, कुछ स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग टूल्स भी हैं हमारे पास जिनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और NCERT की तरफ से हमें प्रोवाइड हुए हैं और जिन्हें हम यूज़ करके बच्चे का अर्ली स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग का मतलब यह नहीं है कि, बिल्कुल भी नहीं है कि हमने बच्चे को डायग्नोज कर लिया, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम उसे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, उसे राइट जगह पे पहुँचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा हमारे पास गांव से आया और उसको कभी इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला कि वो कुछ चीज़ें सीख पाए, या पेरेंट्स ने इतना ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स अपने काम में बिज़ी हैं, इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डिले हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसे, या डेवलपमेंटली वो डिले है। तो इस तरह से कुछ माइलस्टोन्स ऐसे कवर नहीं हो पाते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मैं बात करूँगी स्क्रीनिंग टूल्स की जो कुछ हमारे स्कूल्स में यूज़ होते हैं। प्रशस्त एक है स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग टूल जिसमें जो टीचर्स, एजुकेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स वो इसका यूज़ करके बच्चे की स्क्रीनिंग कर सकते हैं स्कूल लेवल पे। प्रशस्त में पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 में जो टीचर्स और क्लास टीचर्स हैं वो बच्चे को डिफरेंट सेटिंग्स में उसका मूविंग पैटर्न, उसका वॉकिंग, उसका ईटिंग, उसका हियरिंग, उसका विजन, इस तरह से उसे डिफरेंट स्किल्स के लिए उसे असेस कर सकते हैं। और पार्ट 2 में जैसे RPWD एक्ट में हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। पार्ट 2 में हमारे स्पेशल एजुकेटर्स या फिर हमारे हेल्थ केयर गिवर्स या जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि पार्ट 1 की जो टीचर्स की फाइंडिंग है वो किस तरह से पार्ट 2 में वैलिडेट हो रही हैं, या वो मैप्ड डिसेबिलिटीज़ जो 21 मैप्ड डिसेबिलिटीज़ हैं RPWD एक्ट में वो उनके साथ मैच हो रही हैं। उसी तरह से एक और स्क्रीनिंग टूल जो इंडिया में यूज़ हो रहा है वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टूल है जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि बच्चे को आगे, अगर बच्चे को हियरिंग इश्यूज़ जैसे आइडेंटिफाई हुआ है तो वो आगे जो भी उसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, मान लीजिए उसे कॉक्लियर इम्प्लांट करना है या कोई और सर्जरी बच्चे को होनी है, उसके लिए उसे फटाफट तुरंत सुविधा दी जा सकती है। इस तरह से स्क्रीनिंग टूल्स हेल्प करते हैं, या पेरेंट्स, टीचर्स और केयर गिवर्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे की स्क्रीनिंग में। और ये मैं आपको कुछ एक स्क्रीनिंग शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँगी जो NIMH का है। और यहाँ आप देखेंगे कि जैसे 3 कॉलम्स हैं: चाइल्ड प्रोग्रेस,
नॉर्मल डेवलपमेंट एज के हिसाब से, एंड डिलेड डेवलपमेंट होगा तो वो कब अचीव होगा। जैसे फर्स्ट 1-2 पॉइंट्स मैं आपके साथ बताती हूँ, जैसे रिस्पॉन्ड टू नेम, वॉइस। तो अगर बच्चे का नाम लिया गया तो 1 to 3 मंथ्स में बच्चा उसमें रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन अगर डेवलपमेंटल डिले है बच्चे के अंदर तो वो 4th मंथ तक भी अचीव हो पाएगा कि नहीं, ये रहता है। स्माइल एट अदर्स, जैसे ही बच्चा किसी दूसरे पर्सन को देखता है तो वो स्माइल पास करता है, या कोई और स्माइल पास कर रहा है तो उसको रिएक्ट करता है। तो इस तरह से जो डिलेड केसेस हैं उसमें 6 मंथ्स में जाकर आपको वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये तो बिलो 3 इयर्स की बात थी। अब एक और शेड्यूल है जिसमें 3 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए है। जैसे इसमें येस और नो में आप स्किल्स को करेंगे, कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन, डिड द चिल्ड्रन हैव एनी सीरियस डिले इन सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। तो 3 to 6 इयर्स में जो माइलस्टोन्स बच्चे अचीव कर लेते हैं, उठना, बैठना, भागना, कोई चीज़ पकड़ के दौड़ना, है ना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ बच्चे को अगर डिफ़िकल्टी है तो ये चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगी बच्चे की स्क्रीनिंग में। इसी तरह से 7 इयर्स अबव के लिए भी एक स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं, कुछ चेकलिस्ट है जिसमें आप येस नो में आंसर करके बच्चे की के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जब हमने बच्चे को स्क्रीनिंग हमारा कंप्लीट हो गया, हमने उसे असेसमेंट के लिए आगे हम भेजेंगे। तो उसकी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई प्रीवियसली कोई डिसेबिलिटी तो नहीं रही है, जेनेटिक भी कारण होते हैं जैसा कि मैम ने बताया, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिर उसका हियरिंग और विजन असेसमेंट, जो हमें स्क्रीनिंग के टाइम पे पता चल जाता है, या पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन या टीचर्स की ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है। जैसे कि कहा गया कि कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, हम बच्चे की फंक्शनल स्किल्स को असेस करते हैं, सिटिंग, ईटिंग स्किल्स, और जितनी भी हम उसकी स्किल्स की बात कर रहे थे। तो इस तरह से डिफरेंट सेटिंग्स में हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, असेस करेंगे, और फर्दर हम उसे रेफ़र करेंगे। जैसे डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात की गई है। एक अकेले टीचर और पेरेंट असेस नहीं कर सकता, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। जैसे पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर को हम रेफ़र करेंगे, अगर कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करेंगे, स्पीच इश्यूज़ हैं, उसको बोलने में दिक्कत है, या फिर उसके वर्ड्स स्पीच क्लियर नहीं है, स्टैमर कर रहा है बच्चा, तो इस तरह से हम डिफरेंट जो स्पीच लैंग्वेज प्रोफेशनल्स हैं, अगर उसे मोटर इश्यूज़ हैं तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र करते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स उसकी एजुकेशनल नीड्स को देखते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करते हैं। इस तरह से जो भी अदर रेलेवेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, हम स्क्रीनिंग के बाद बच्चे को असेसमेंट के लिए फ़र्दर आगे भेजते हैं। तो रेफरल पाथवे की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से एक बार जो भी कंसर्न या इशू आइडेंटिफाई हो जाता है तो फर्दर असेसमेंट के लिए हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के पास भेजते हैं, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर बच्चे के इंडिविजुअल एजुकेशनल या इंटरवेंशन प्लान बनता है उसका कि उसे किस एरिया में इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और रेगुलर फॉलोअप्स होते रहते हैं। रेगुलर फॉलोअप से हम उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और फर्दर प्लान को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक मैं जैसे आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगी कि बच्चे को हमने टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चला कि उसकी फंक्शनल स्किल्स, उसकी मोटर स्किल्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, तो हम डेली लिविंग एक्टिविटीज़ और फंक्शनल स्किल्स पे हमने उसके साथ काम किया। उसको कहीं पर टेक्टाइल मटेरियल के साथ प्रोवाइड किया, कहीं पर उसे साउंड्स और स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ दी, और उसको कम्युनिकेशन के लिए कभी कम्युनिकेशन कार्ड की ज़रूरत है, इस तरह से उसे हमने कम्युनिकेशन उसका इम्प्रूव किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ को करने लगा, इंडिपेंडेंट हुआ, उसकी ईटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई, उसकी टॉयलेटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई, वो अपनी सेल्फ हेल्प स्किल्स, अपने कपड़े पहनना, अपनी चीज़ों को समेट के रखना, अरेंज करके रखना, वो कर पाया। और एक दिन आया कि वो फाइनली
इंडिपेंडेंटली बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली अपना मोबिलिटी भी कर पाया और अपना स्टडीज़ भी किया, और चाहे वो रेगुलर स्कूल जाकर या नेशनल ओपन स्कूल के सिस्टम डिस्टेंस मोड से उसने एजुकेशन लेकर और वो अपनी मतलब कंटिन्यू ग्रो कर रहा है अपनी स्किल्स में। इस तरह से उसका कम्युनिकेशन भी बढ़ा, सोसाइटी में उसका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, उसका पीयर ग्रुप पीयर लर्निंग के थ्रू उसका इम्प्रूवमेंट हुआ उस बच्चे में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हमने आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, चाहे वो स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंट्स और टीचर्स कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि वो कौन से साइन हैं जिनकी वजह से वो समझ सकें कि उनका बच्चा जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं रीच कर पा रहा है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है और सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है। मैम, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्टैमर की बात की, तो क्या स्टैमर और स्टटर भी डेवलपमेंटल डिलेज का ही पार्ट है? जी बिल्कुल, वो हो सकता है, क्योंकि अगर आपको मोटर इश्यूज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको स्टैमरिंग हो सकती है, स्पीच डिलेज के साथ साथ स्टैमरिंग हो सकती है। ओके, तो ऐसे जब एक बच्चे में डिलेज होते हैं तो क्या पेडियाट्रिशियन हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गए या काउंसलर्स हो गए, वो कुछ प्रैक्टिसेस सजेस्ट या एडवाइस करते हैं या फिर कुछ मेडिकेशन भी एडवाइस करते हैं? मेडिकेशन हर समय ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। सो वो पीडियाट्रिक्स या फिर वही सजेस्ट कर सकते हैं मेडिकेशन, और बाकी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट ही सजेस्ट करते हैं। ओके, और जो मैम ये ऐप है प्रशस्त ऐप, क्या ये घर बैठे कोई भी आम व्यक्ति इसे ऑपरेट कर सकता है और अपने बच्चे की स्क्रीनिंग आसानी से कर सकता है? बिल्कुल, ये पेरेंट्स और टीचर्स इनके लिए है जो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और स्कूल्स को तो ये अवेलेबल है ही प्रशस्त ऐप। जो स्कूल का कोड होता है वो कोड फिल करके वो ओपन करके ऐप को, उसमें पूरा स्क्रीनिंग टूल है, पूरे चेकलिस्ट है जिसको देख कर के बच्चे के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीनिंग टूल डायग्नोसिस नहीं है, तो हम उस पर डिपेंड ना रहकर स्क्रीनिंग करने के बाद बच्चे का आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए बच्चे को रेफ़र किया जा सकता है टीम के साथ, प्रोफेशनल टीम के साथ। ओके, अमृता मैम, आप बताना चाहेंगी अगर हम प्रशस्त की बात करें या फिर RBSK की बात करें, तो क्या ये टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या पेरेंट्स और टीचर्स को कुछ पे करना पड़ता है इन्हें ऑपरेट करने के लिए? नहीं, इसे ऑपरेट करने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो ये फ्री टूल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। ओके, हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे, और अमृता मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जिसे मैम ने भी बताया कि ज़रूरी है, पर आप हमें और डिटेल में बता सकती हैं कि क्यों ज़रूरी है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, और क्या डिफरेंस पड़ता है अगर टाइमली सपोर्ट उन्हें ना मिले तो? सबसे पहले तो इसकी अगर मीनिंग पे जाएंगे तो अर्ली इंटरवेंशन, अगर किसी चीज़ को अचीव करने में मुझे लेट हुआ, और अब लेट तो हो ही गई, लेकिन अगर अब मैं उसे अचीव करने के लिए मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो सपोर्ट है वो मैं बच्चे को दे रही हूँ, तो इससे जो डिले है, जो गैप है, वो आसान हो जाता है उस चीज़ को फिल करना। मीन्स डूइंग थिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, and you need to support to the child as per the requirement. So these services can be given by the specialist, कई बार clinical psychologist, child psychologist, occupational therapist, ये लोग हैं जो मिल करके बच्चे को बिल्कुल जन्म के समय से और स्कूल रेडीनेस या उसके बाद भी कई बार जो उनको ज़रूरत होती है उसमें वो दी जाती है। तो कई बार जब टाइमली आप इंटरवेंशन देते हैं, टाइमली इंटरवेंशन देने का मतलब है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उसके ग्लोबल डेवलपमेंट को। ग्लोबल डेवलपमेंट मतलब जितनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की कि फिज़िकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साथ साथ आप उसके वेलबींग के लिए भी बात कर रहे हैं। अगर उसको किसी चीज़ की कमी है या जेनेटिक में भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भी आप उसके मैक्सिमम जो उसकी डेवलपमेंट है उस पर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि आइडेंटिफाई जो
डिफ़िकल्टी आप अर्ली स्टेज में कर रहे हैं तो बच्चे के लिए हमें उसकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों पे आप काम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली द लर्निंग एंड कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। मान लीजिए छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा 5 इयर्स का है लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी आपको लग रही है कि 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के बच्चे के बराबर है, तो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव स्किल्स को आपको इम्प्रूव करनी है, तो आप 5 इयर्स वाले नहीं आप टास्क देंगे, आप वहाँ पे 2.5 साल 3 साल जो वो कर सकता है उसके बाद आप उसकी ग्रेजुअली आप उसके स्टेप्स को बढ़ाएंगे। ऐसे ही जब आप सोशल एंड इमोशनल और अडेप्टिव स्किल्स को बढ़ाते हैं तो जो बच्चा नहीं कर पा रहा है और अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू अगर आपने करा दिया तो उसका मोटिवेशन इम्प्रूव होता है, उसको एक उसकी अडेप्टिव स्किल्स को इम्प्रूव की जा सकती है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट जो पहले भी मैंने बताया, मैडम ने भी अपने इसमें बताया कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो सेकेंडरी डिसेबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंटल डिले होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा या डिसऑर्डर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वो जा रहा है, अगर वो गैप्स ज़्यादा हैं तो वो अगर है भी संभावना तो उसको प्रिवेंट की जा सकती है एट द अर्ली स्टेज। एंड थ्रू अर्ली इंटरवेंशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी आर प्रमोटिंग द स्कूल रेडीनेस। स्कूल की रेडीनेस ज़रूरी है क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में एडमिशन भी ले लिए लेकिन अगर वहाँ जा कर के वहाँ की एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहे, कॉग्निटिव लेवल कम है और वो लर्निंग स्किल्स, न्यू लर्निंग स्किल्स को नहीं अडाप्ट कर पा रहे तो उनको परेशानी होती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी टू प्रमोट इंक्लूजन इन आवर सोसाइटी। तो अर्ली इंटरवेंशन से हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्लूजन को प्रमोट करें। टाइमली इंटरवेंशन देने का जो एस्पेक्ट है वो जैसा मैडम ने भी इसको कवर किया कि हमारे लिए ज़रूरी है कि मोटर एंड जो बाकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में बच्चे को दिक्कत आ रही है तो फिज़ियोथेरेपी में आप जा रहे हैं तो मोटर रिलेटेड इश्यूज़ अगर बच्चे को हो रही है तो वहाँ हम उस पर काम करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज में अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि स्टैमरिंग है, अगर स्टैमरिंग अर्ली स्टेज में अगर आप शुरू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टाइमली इंटरवेंशन दे लेते हैं, अगर कुछ स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टीज़ है तो वो उसका इंटरवेंशन वहीं हो, और अगर नहीं है, अगर साइकोलॉजिकली है तो उसके लिए भी अगर आप बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं बच्चे को तो अच्छा डेवलपमेंट होता है बच्चे के साथ में। मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, मेडिकल मैनेजमेंट अगर लगता है कि हाँ उसे किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूर वहाँ पे कराना है। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे बहुत सारे एनवायरमेंटल रिस्क में भी हैं कि अगर बच्चा एनवायरनमेंट में जहाँ रह रहा है, अच्छे खान पान के थ्रू अगर वो कुछ फिज़िकल वीकनेस है, अगर उस चीज़ को रिकवर कर पा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। एंड टाइमली इंटरवेंशन के साथ में मैडम ने भी इसको प्रमोट किया और मैं भी इसको हमेशा फोकस करती हूँ कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें बच्चे के साथ में, अगर आपकी टीम में अगर पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स को हमने अगर उनको घर में उनके घर के वातावरण के हिसाब से उनको इंटरवेंशन नहीं सिखाई तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो पेरेंट मेडिएटेड इंटरवेंशन भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ओके मैम, आपने हमें बताया कि लास्ट पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पेरेंट मीडिएटेड इंटरवेंशन। तो पेरेंट्स और टीचर्स का भी हम कह सकते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंटल डिलेज़ को इम्प्रूव करने में, उनकी हेल्दी लाइफ्स प्रमोट करने में एक मेजर रोल है, राइट? बिल्कुल। तो पेरेंट्स और टीचर्स की अगर हम बात करें तो एवरीडे लाइफ में, जहाँ आज की डेट में बहुत पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, सब लोग जॉब्स करते हैं, उनकी कुछ आप ऐसे बता सकते हैं वो क्या अपनी एवरीडे लाइफ में चेंजेस करें, सेटिंग्स करें ताकि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके, डेवलपमेंटल डिलेज़ में सपोर्ट कर सके और उनकी जो लर्निंग है, उनकी ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, वो अपनी जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें हेल्दीली पार्टिसिपेट कर सके और जो एक नॉर्मल एज स्टेज लाइफ होती है वो इन्जॉय कर सके। तो पेरेंट्स और टीचर्स का हम यहाँ पर रोल जानना चाहेंगे। पुष्पा मैम, आप बताना चाहेंगी हमें? जी जी, मैं बताऊंगी। जैसे मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। सबसे पहली बात, जब हमने बच्चे को स्क्रीनिंग कर ली और पेरेंट को पता चल गया कि उसके बच्चे के साथ कुछ
माइलस्टोन डिलेज हैं या फिर कुछ तो इश्यूज हैं, तो सबसे पहली बात होती है प्रिपेयर्डनेस की। सो पेरेंट्स को मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें बच्चे के साथ अब किस तरह से काम करना है। आप जहां आपने स्क्रीनिंग की, जहां आपने असेसमेंट करवाया, अब आपको उस पूरी टीम से कनेक्टेड रहना है और बच्चे के लिए उसी तरह के गोल सेटिंग करके उसी तरह से काम करना है। तो मैं एक जैसे आपके साथ केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। ये एक बच्चे की केस स्टडी है जो अपना विजन लॉस किया 3 मंथ्स में ड्यू टू मेनिंजाइटिस, और बाद में जैसे क्योंकि धीरे धीरे पता चला कि उसके जब वो एक्चुअली स्पेशल एजुकेटर्स के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है और माइल्ड ऑटिज्म भी है, जो होता है कि अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चल पाता अगर बच्चा एक्टिव होता है, फिज़िकली एक्टिव होता है। तो जब वो हमारे सेंटर पे आया, हमने उसके साथ उसकी फंक्शनल स्किल्स पे काम किया, उसकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी पे काम किया, क्योंकि उसका विजन लॉस भी था, लो विजन है बच्चा। उसके कम्युनिकेशन पे काम किया, क्योंकि पहले उसका मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं था, और उसको सोशल इंटरेक्शन उसका इस तरह से हुआ कि एक्टिविटीज़ जो भी हमने की, मान लीजिए हम उसे फंक्शनल मैथ स्किल्स दे रहे हैं, तो मैथ स्किल्स के लिए हम उसे एक्चुअली मार्केट में ले गए, वहाँ हमने शॉपिंग की। हमारी एक्टिविटी ही इसी तरह से डिज़ाइन हुई कि चलिए आज हम कुकिंग एक्टिविटी प्लान करते हैं और हम उसके लिए कुछ सामान परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम मार्केट ले गए, शॉपकीपर के साथ कम्युनिकेशन हुआ, उसने अपनी पसंद का सामान उठाया। उसके बाद फिर वो मनी ट्रांजैक्शन हुआ, जहां उसने मैथ स्किल्स को सीखा, जो सीखी स्किल्स थी उनको अप्लाई किया और फिर वापस आकर उस एक्टिविटी को पूरा किया। साथ साथ क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, तो हमने उसको टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड किया, उसे असिस्टिव डिवाइसेस के साथ उसे कंप्यूटर सिखाया, उसे फ़ोन ऑपरेट करना सिखाया, जिससे कि वो अपनी फ़ोन के थ्रू अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ा। इस तरह से उसको इस सारे एक्सपोजर के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उसे एक कंपनी में काम करने को मिला पैकेजिंग का, और जिसमें उसे 10,000 सैलरी ऑफ़र की गई, और धीरे धीरे वो आज 3 से 4 साल होने को आए कि वो वहाँ पर काम कर रहा है और उसको सैलरी में भी इंक्रीज़ हुआ है, और आज हम उसे रोल मॉडल की तरह अपने सेंटर पे बुलाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब बच्चे की अचीवमेंट थी, जिसमें हम बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं कहूँगी कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स का भी उतना ही रोल रहा, उसके टीचर्स का भी उतना ही रोल रहा, जिन्होंने बच्चे की नीड्स को टारगेट करके उसके लर्निंग गैप्स को कम करके और उसको इतने आगे तक बढ़ाया। तो जैसे कि बात हुई अर्ली इंटरवेंशन की, जितनी जल्दी बच्चा आइडेंटिफाई होगा उतनी जल्दी इंटरवेंशन प्लान भी बनेगा उसका, और हम उसको आगे फर्दर डिसेबिलिटी तक जाने से रोक सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करते ही आए हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स और केयर गिवर्स का रोल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट्स को अगर बच्चे के साथ लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हो रहे हैं, बच्चा एप्रोप्रिएट एज में एप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो ज़रूर पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे तो टीचर्स से, फिर टीचर जहाँ आगे रेफ़र करेंगे उनके साथ। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, बच्चे के असेसमेंट का पार्ट उन्हें ज़रूर बनना चाहिए, और जो भी रिकमेंडेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्पेशल एजुकेटर्स या उनके टीचर्स एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं, अगर सेम चीज़ हम घर में रिपीट नहीं करेंगे तो बच्चे की लर्निंग कंप्लीट कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए रेगुलर जब भी बच्चे के लिए एक प्लान बनता है तो पेरेंट्स का होना वहाँ पर, उनका रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से टीचर्स ने भी जैसे बच्चों को मॉनिटर किया लर्निंग प्रोग्रेस, उसी तरह से जो बच्चे की नीड्स, जो भी बच्चे के इश्यूज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसी के हिसाब से टीचर्स अपने प्लान्स बनाएं, और उसके हिसाब से टीचर्स अपने टीचिंग गोल सेट कर सकते हैं और अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में अडेप्टेशंस कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको कुछ मटेरियल दिखाना चाहूँगी। ये बहुत सिंपल मटेरियल हैं जो घर में भी यूज़ किया जा सकता है और क्लासरूम में भी। बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, काउंटिंग है, मेरे पास छोटा बच्चा है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मार्बल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम बच्चे के साथ 1 2 3 कॉन्सेप्ट देना है या उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना है, हम सॉर्टिंग एक्टिविटी करा रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो घर में भी अवेलेबल है पेरेंट्स के पास, और हमें कोई भी इस तरह की ये कोई बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके टीचर्स भी, और जो टीचर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं सेम पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स के ये इश्यूज़ होते हैं कि बच्चा तो क्ले यूज़ करता है लेकिन हम क्ले परचेज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिंपल आटा यूज़ करके बच्चे के साथ सेम एक्टिविटी की जा सकती है। सो घर में अगर हम थोड़ा सा सोचना शुरू करें बच्चे की नीड्स के हिसाब से, तो हमें उस तरह का मटेरियल अवेलेबल होगा। तो टीचर और पेरेंट्स मिलकर बच्चे के एबिलिटीज़ पे काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ्स पे काम कर सकते हैं। उसी तरह से जो हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, रेगुलर बच्चे का जब हेल्थ चेकअप हो रहा है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, सो उसे असेस करके उसकी स्ट्रेंथ्स और नीड्स पे काम किया जा सकता है। और हम आगे पेरेंट्स को और टीचर्स को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो उसका इंटरवेंशन प्लान बनाए। फैमिलीज़ को गाइड किया जा सकता है, और रेगुलर हेल्थ कैंप्स और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, गवर्नमेंट करवाती रहती है, तो वहाँ पर जितना पार्टिसिपेशन हो तो अच्छा है। और इस तरह से बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर, प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सकता है। सो एजुकेशनल सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग गोल्स, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंक्लूसिव हों। मान लीजिए मेरे बच्चे को एक बड़ी पार्टनर चाहिए, तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो एक बड़ी पार्टनर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे क्लासरूम में, जिससे कि बच्चे को हेल्प मिल सके अपने काम को कंप्लीट करने में। इस तरह से मैं कुछ एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि बच्चे जैसे ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों के लिए ट्रैक बनाया गया है, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ बच्चे यहाँ पे लो विजन भी हैं, और एक सपोर्ट के लिए कुछ बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। उनको अगर मोटर इश्यूज़ हैं, चलने में डिफ़िकल्टी है, और ट्रैक बनाया गया है ताकि वो अपनी लेन में ही अपनी एक्टिविटी को फिनिश कर सकें। चाहे वो रेसिंग कर रहे हैं, चाहे उनके सामने कोई और हर्डल रेस है, कुछ है, तो वो उसको कंप्लीट कर सकें। यहाँ आप देखेंगे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडर, इन, अबव, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो भी लर्निंग होनी चाहिए वो जॉयफुल होनी चाहिए। तो जब भी हम जॉयफुल लर्निंग एटमॉस्फेयर उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली उनके कॉग्निटिव गैप्स को, उनके जो भी लर्निंग गैप्स हैं वो कवर करने में हमें आसानी रहेगी, और बच्चा अपने फुल स्ट्रेंथ से काम कर सकेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि बच्चा किस किस स्टेजेस से गुजरते हुए और वो वहाँ पर एक उसकी ग्रोथ हुई है। जैसे पहले तो हम ये मान के चले कि हम ये सोचना बंद करें कि बच्चा सीख नहीं सकता क्योंकि इसके साथ डिसेबिलिटी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे की अपनी, हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, वो वोकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर एकेडमिक्स में बहुत दूर तक नहीं जा सकता तो वो वोकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कर सकता है। कोई पेंटिंग में आगे जा सकता है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग बच्चे की एबिलिटीज़ होती हैं, और उसके हिसाब से बच्चे को हम सपोर्ट देके, चाहे उसे थेरेपी सपोर्ट देना है, चाहे उसे हमें स्पीच थेरेपी सपोर्ट्स, जिसमें हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं या स्पीच थेरेपिस्ट भी आते हैं, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जिससे हम बच्चे के अंदर प्रोग्रेस देख सकते हैं। मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी के कुछ वेब पेज हैं जहाँ पर आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके प्रोग्राम्स हैं।
मैम क्या हम इन्हें क्लिक करके अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी दर्शक देख सकते हैं। ये जब हमने क्लिक किया तो वेबसाइट CIET NCERT की वेबसाइट खुली और ये एक वेब पेज है जहां असेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम के बारे में बहुत कुछ है और ई पाठशाला परखा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन इंडियन साइन लैंग्वेज, accessibility concerns in NCERT textbooks, audio books, Priya the accessibility warrior, भाषा संगम, टीचर्स सपोर्ट मटेरियल ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, PM E-Vidya, दीक्षा, स्वयं ऑन मूक्स, निष्ठा और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टेक्टाइल मैप बुक और साथ ही साथ प्रशस्त PM E-Vidya DTH ISL चैनल नंबर 31, जिस पर इस वक्त आप हमें देख भी सकते हैं, और किताब एक पढ़ें अनेक, ये सब आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। आप इन्हें क्लिक कीजिए और इनके बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। मैम एक वेब लिंक हम और आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। अगर हम आपको दिखाएं मैम क्या आप, हाँ जी, यहाँ पर लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम और यूट्यूब चैनल का लिंक है, जहाँ पर रेगुलर टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स, जहाँ पर रेगुलर ऑनलाइन सेशंस होते रहते हैं, और उस लिंक को क्लिक करने से आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी जो भी सेशंस अभी तक हुए हैं। तो ये भी हम एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, हम देख सकते हैं उसी वेब पेज का एक और सेक्शन आपको दिखाई देगा, लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम्स का। इसे आप और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वीक नंबर 281 यानी कि 17 अगस्त टू 21 अगस्त में जो जो प्रोग्राम्स लाइव सेशंस चल रहे हैं, ये हैं अलग अलग सेशंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ग्रेड्स पर। जिनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। 12 बजे से 12:30 बजे तक ही हमारे ख़ास कार्यक्रम आप तक पहुँचाए जाते हैं। ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की डिटेल्स। बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है इन सब के लिए, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आप अगर मिस कर दें लाइव प्रोग्राम्स तो बाद में भी आप इन्हें ऑपरेट कर सकें। आप देख सकते हैं ये हमारी प्रेजेंट जो सीरीज़ चल रही है, 5 डे सीरीज़ ऑन प्रमोटिंग हेल्दी लाइव्स, प्रिवेंटिंग डिफिशियंसीज, डिसीजेज एंड डेवलपमेंटल डिलेज, ये भी यहाँ पर मेंशन है। अगर आप इसे भी क्लिक करेंगे फर्दर तो आप इस सीरीज़ के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम सीरीज़ क्यों कर रहे हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 5 दिन के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ आ जाएंगी, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। आप में से कौन कौन यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। लाइव इंटरैक्टिव सीरीज़ का पूरा शेड्यूल दिया गया है, डे 1 से लेकर डे 5 तक, 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कौन कौन से टॉपिक पर बातचीत होगी, कौन कौन एक्सपर्ट्स होंगे और आप किस तरह इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है। आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा अगर आपने इसे पार्टिसिपेट किया, एनरोल किया और एनरोलमेंट की गाइडलाइंस पढ़ी और सारे मॉड्यूल्स देखे, और साथ ही साथ असेसमेंट को भी आपने अटेम्प्ट किया और 70% से ज़्यादा आपने स्कोर किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है। असेस, रजिस्टर, असेसमेंट इन द कोर्स, एनरोलमेंट, कंप्लीट द कोर्स, अटेम्प्ट द फाइनल असेसमेंट एंड देन डाउनलोड द सर्टिफिकेट। पर ये दीक्षा कोर्स का लिंक आपसे शेयर किया जाएगा 31 अगस्त 2026 को, नॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज। सो वेट अ लिटिल बिट, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी, एक परमानेंट ईमेल आईडी आप तक पहुंचाया जा रहा है, dai.ie@ciet.nic.in। इस पे आप जब चाहे अपना क्वेरी डाल सकते हैं और हमारी जो टीम है उसका जवाब देने की पूरी कोशिश भी करेगी। और साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल तो है ही, जो कि है NCERT ऑफिशियल एंड NCERT इवेंट्स। उस पर भी आप लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो डे 1 और डे 2 के प्रोग्राम्स आपने नहीं देखे हैं और आज का भी प्रोग्राम, इसके लिंक यहाँ पर दिए जाएंगे।
आप उन पर क्लिक करके डायरेक्टली उस प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं अगर आपसे ये प्रोग्राम किसी भी कारणवश छूट गए हैं तो। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? पुष्पा मैम। जी, मैं कुछ मटेरियल और दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह का इजीली अवेलेबल मटेरियल मेरे पास एक स्टोरी बुक है जिसमें ब्रेल में इसके ऊपर से लिख दिया गया है, और ताकि मान लीजिए मैं साइड में मुझे ब्रेल पढ़नी नहीं आती और मैं अपने बच्चे को पढ़वा रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ साथ साथ बच्चा ब्रेल में पढ़ रहा है और वो प्रिंट में मैं फॉलो कर सकती हूँ कि वो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं। फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हम घर में आसानी से बनाकर बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। कुछ शेप कटिंग्स के साथ हम कर सकते हैं, पेपर कटिंग सिंपल, उससे हम बच्चों को कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं। सो हर समय हम कुछ एक्सेसिबल मटेरियल इस तरह से अवेलेबल है, जैसे कार्ड्स हैं, ये नंबर गेम्स हम खेल सकते हैं, नंबर कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं, डिफरेंट नंबर पैटर्न्स हम जैसे पढ़ते हैं 1s 10s 100 प्लेस का कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम दे सकते हैं। सो हमारे पास कुछ टेक्टाइल मटेरियल भी अवेलेबल है जो हम बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। सो ये इस तरह का इंक्लूसिव मटेरियल है कि आपकी क्लासरूम में अगर अदर डिसेबिलिटीज़ के बच्चे भी हैं तो ये सबके नीड्स को केटर करेगा। आपके क्लास में साइटेड बच्चे भी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं, और चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हैं। सो आप उनके साथ ये मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये IIT दिल्ली ने बनाया है और इस तरह से इजीली अवेलेबल मैथ स्टिक्स का यूज़ करके जो उनके अपने एनवायरनमेंट में जो भी उनकी फेमिलियर चीज़ें हैं उनका यूज़ करके बच्चों के साथ यूज़ करके उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। जैसा आपने एक हमें मटेरियल दिखाया, आपने बताया कि IIT ने बनाया है। अगर किसी भी स्पेशल एजुकेटर को या एक टीचर को भी ये मटेरियल एक्सेस करना हो तो वो कहाँ से ले सकते हैं? बिल्कुल, वो IIT में कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी उनके लिंक्स और आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहे तो YouTube जो हमारा ये प्रोग्राम YouTube चैनल पर जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और बच्चों की जब हम ग्रोथ, हेल्थ, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं और उनके लिए अगर हम छोटी छोटी चीज़ें या कुछ कॉन्टैक्ट्स आप तक आसानी से पहुंचा सकें तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसी के साथ हम एक चीज़ और मैम आपसे जानना चाहेंगे। हम देख सकते हैं एक लिंक और है हमारी स्क्रीन पर जो कि है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के YouTube चैनल का। तो एक बार वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है और अगर आप इस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे YouTube चैनल का जो स्पेशलाइज्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेशल टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम की ये लिस्ट है, आप यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे और अर्लियर प्रोग्राम्स जो इनके नाम हमने अभी वेबसाइट पर देखे थे वो भी और जो हो चुके हैं वो प्रोग्राम्स भी आपको इस प्लेलिस्ट में मौजूद मिलेंगे। तो आपको बहुत सारे लिंक्स हमने दिए हैं, आप उन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं और पहले के प्रोग्राम्स देख भी सकते हैं। इसी के साथ हम अपना ये प्रोग्राम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मैम, पुष्पा मैम, अमृता मैम, बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी and you shared some important and relevant information, and I am sure that the teachers, the counselors, the parents, they are going to utilize this material, this information, and they are going to make sure that their children are going to lead a healthy life in the future without any developmental delays, deficiencies or diseases. So with this we have come towards the end of our program, and I really would like to thank our experts once again for giving us their time for this information and for such important effort. And thank you to our sign language interpreters as well. Thank you Dev and thank you Anushka for being with us throughout the program and for interpreting each and every word into sign language to all our viewers.
जाने से पहले बताना चाहेंगे हम अपनी सीरीज़ का आज 3rd डे एंड कर रहे हैं, जहां हमने बातचीत करी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल डिलेज पर, फ्रॉम अर्ली आइडेंटिफिकेशन टू टाइमली इंटरवेंशंस पर कल ठीक 12:45 पर हम फिर से हाजिर होंगे, अपना 4th डे लेकर आएंगे और जिस टॉपिक पर बातचीत होगी वो होगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, प्रिवेंशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स पर। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज पे हमने डे 1 पर थोड़ी सी बातचीत की थी, पर डिटेल में हम आपको कल जानकारी देंगे और आप अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर सीरीज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग हेल्दी लाइव्स, preventing deficiencies, diseases and developmental delays. We are wrapping up our program right here, right now, but we have a lot of programs scheduled for the day for all of you. So let me just show you a glimpse of the schedule. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, अगला जो कार्यक्रम आप देखने वाले हैं वो 2 बजे आएगा। उर्दू का ये कार्यक्रम है ग्रेड 5 के सभी बच्चों के लिए, जिस उन्वान पर बातचीत होगी वो होगा गंगा। Thank you once again. Have a great day ahead. I'm Tanvi Khurana and now I'll take a leave of you. Namaskar.